साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आज़ादी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन की RAC सीट में बैठी हुई चांदनी मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश दूसरे यात्री की ट्रेन छूट जाए ताकि उसे पूरी सीट मिल जाए। ये सोचते हुए उसने पैर फैलाकर पूरी बर्थ पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर बार वो कहाँ होता है जो आपने सोचा हुआ होता है। अगले ही पल एक भारी भरकम आवाज़ चांदनी को सुनाई दी कि मैडम आप मेरी सीट पर बैठी हैं। चांदनी कुड़ते हुए चुपचाप अपनी सीट की ओर खिसक गई। उस इंसान ने अपनी सीट पर बैठते हुए हैरानी से कहा, तुम चांदनी ही हो ना? मैं राजीव। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अब हैरान होने की बारी चांदनी की थी। राजीव के इस नए आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर चांदनी का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी दुबले पतले सांवले से सीधे साधे गंवार राजीव के प्रणय निवेदन को उसने कैसे ठुकरा दिया था। चांदनी अतीत की यादों में पहुंच गई। साध संगत जी, राजीव उसके कॉलेज का होनहार विद्यार्थी था, पर शक्ल सूरत से सीधा साधा ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हुआ था। चांदनी उतनी ही मॉडर्न और उच्च सोसाइटी में पली हुई। कॉलेज के सब दोस्त चांदनी से दोस्ती करना चाहते थे, पर चांदनी बहुत मूडी थी। राजीव उसका सीनियर था और वो चांदनी की सुंदरता से प्रभावित था। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब तो चांदनी राजीव की मदद पढ़ाई में लेने लगी। जब चांदनी की सहेलियां उसे छेड़ती तो वो हंसकर कह देती, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं तो बस उसे नोट्स बनवा लेती हूँ जिससे मेरा मतलब हल हो जाए। तुम सोच कैसे सकती हो कि ये गवार मेरे लायक है। जब राजीव का आखिरी पेपर था तब उसने चांदनी से कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। तब चांदनी ने बड़े ही घमंड से कह दिया कि राजीव, कभी अपना स्तर और मेरा स्तर देखा है? तुम कितना अपने आप को मेरे लायक समझते हो? तुम्हारी मदद मैंने पढ़ाई में क्या ली? तुम मुझसे शादी करने के सपने देखने लगे। राजीव दुखी मन से चला गया। चांदनी के पिता शहर के जाने माने उद्योगपति थे और चांदनी 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब माता पिता और दोनों भाई चांदनी के लिए अच्छा लड़का चाहते थे। उसी समय उसकी शादी शहर के ही जाने माने उद्योगपति के बेटे मोहित से तय हुई और आलीशान लोगों की आलीशान शादी हो गई। राजीव मन की भावनाओं को दबाकर उच्च शिक्षा में लग गया। कुछ दिन तो चांदनी खुश रही, पर धीरे धीरे मोहित के चेहरे से नकाब उतरने लगा। मोहित नशे करता था और वो चांदनी को भी अपनी जिंदगी में ज़्यादा महत्व नहीं देता था। जब चांदनी ने अपने ससुराल की पुरानी नौकरानी से पूछा, पहले तो वो टाल गई, पर चांदनी की आंखों में आंसू देखकर कहने लगी, बिटिया तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इस घर में तो सभी को ही मोहित की आदतों का पता था। बस पग फेरे की विदा के बाद चांदनी ने ससुराल जाने से मना कर दिया। अब चांदनी अपने पिता की एक ब्रांच जो कि मुंबई में थी उसको संभाल रही थी। इसी वजह से वो आज मुंबई जा रही थी। उनकी फैक्ट्री लगातार तरक्की कर रही थी। कुछ खास बात करने के लिए वो दिल्ली आई थी। मोहित से चांदनी ने तलाक ले लिया था। अचानक से राजीव को सामने देखकर चांदनी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि राजीव बिल्कुल बदल गया था। जब उसने इसके साथ गनमैन देखे तो वो समझ गई कि राजीव किसी अच्छे ओहदे पर है। राजीव ने कहा, चांदनी कैसी हो तुम? पति कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? और तुम अकेली कहाँ जा रही हो? चांदनी बोली कि मैंने तलाक ले लिया है। मैं मुंबई अपने पिता की फैक्ट्री संभालती हूँ। तब राजीव ने कहा, अरे वो लड़का तो तुम्हारे सर का था और तुम्हारे लायक था। फिर भी उसी समय गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। राजीव उठा और एक सुंदर सी महिला का हाथ पकड़ कर लाया और बोला, चांदनी ये है मेरी पत्नी और ये यहाँ पर जिलाधिकारी है। कुछ समय के लिए अवकाश लेकर मेरे साथ जा रही है। चांदनी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। सोचने लगी कि मैं जौहरी नहीं थी,
मैं इस हीरे को परख नहीं पाई, लेकिन साथ संगत जी निश्चित तौर पर भगवान ने जो भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि चांदनी किसी भी तरह से राजीव के लायक नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। अगर राजीव और चांदनी की शादी हो भी जाती तो राजीव खुश नहीं रह सकता था। एक तरह से कहा जाए तो राजीव को आज़ादी ही मिल गई थी। साथ संगत जी, एक घर परिवार में कार्यक्रम चल रहा था। अंगूठी पहनाई जा रही थी। सब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। मधु अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी और ननद के साथ बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में मधु की सासू माँ कमरे में आई और मधु के पास बैठती हुई बोली, देखो मधु, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करो, उससे तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा। मधु ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी जेठानी चहकते हुए बोली, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा, और वैसे भी मेरे देवर को गोरी लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी। मधु की जेठानी हंसने लगी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके मधु की शादी का दिन नज़दीक आने लगा। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने और धूप में कम निकालने की हिदायत मधु को मिलने लगी। जब भी मधु का होने वाला पति शोभित उसे फ़ोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता। तो कभी सीरियस होकर कहता, मधु, मुझे तुम्हारे सांवले रंग से कोई शिकायत नहीं, मगर मेरी माँ का अरमान है कि बहू तो गोरी होनी चाहिए। अब भाभी तो है ही, तुम थोड़ी सांवली हो, तो भाभी जो टिप्स तुम्हें देती हैं वो मान लिया करो, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। मधु जवाब देना चाहती, मगर अपनी माँ की हिदायत की वजह से वो चुप हो जाती। अपनी चिढ़ अपनी माँ पर निकालती तो उसकी माँ कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है केवल इसीलिए कि तू बैंक में नौकरी करती है, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो बड़े अमीर लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तू किस्मत वाली है जो तेरे सांवले रंग के बावजूद उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर मधु चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मेरी माँ सच कह रही है। वो सोचती कि बदलते समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आने लगा, मधु पर उसकी सास का और उसके होने वाले पति का प्रेशर बढ़ने लगा। मधु ये बातें इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पा रही थी। फिर खुद में अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था उपटन लगाने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले शोभित का जन्मदिन था। शोभित ने पार्टी में मधु को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर बोल दिया था कि पार्लर से तैयार होकर ही आना। मधु की माँ ने भी उसे भाई के साथ पार्लर भेज दिया। मधु जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सास को गुस्सा आ गया। अपनी बड़ी बहू को बुलाकर बोली, इसे अपने कमरे में ले जाओ और उसे तैयार करके लाओ। मगर मधु नहीं गई, वहीं खड़ी रही। उसकी सास का गुस्सा बढ़ने लगा और लगभग धक्का देते हुए उन्होंने मधु को कहा, ना रंग है ना रूप है, फिर तुझे घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीचे घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी है। इतने में शोभित भी वहां पर आ गया। शोर सुनकर और मधु का हाथ पकड़कर वो उसे अपनी भाभी के कमरे में ले जाने लगा। तब मधु ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस अपनी सासू माँ की तरफ बढ़ना ठीक समझा और सासू माँ के करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। मेरे घर वाले आपके जितने अमीर तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि वो इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तोलते नहीं हैं। और शोभित तुम, खैर तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए मधु ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और अपने भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल आई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह, क्योंकि सही मायनों में आज मधु को आज़ादी मिल चुकी थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार।